चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन पढ़ा रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स में एक चैप्टर होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, मिस्टर मोहन ओन्स आ रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब मिस्टर मोहन के पास एक अपना रहने योग्य मकान है। इट हैज़ 2 इक्वल रेसिडेंशियल यूनिट्स, जिसमें रहने योग्य 2 यूनिटें। रहने योग्य मतलब जिसमें रहने से संबंधित सारी सुविधा हो। अब 2 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। एक सी बनी हुई 2 यूनिट है। मान लीजिए 2 मंजिल का बिल्कुल एक से नाप तोल का मकान है। जैसे 4 कमरे नीचे बने तो सेम 4 कमरे ऊपर, लेटरिन बाथरूम सभी सुविधा कमरे के मकान के अंदर है। लेकिन उसने 2 ग्रुप में बांट रखा है, एक यूनिट और दूसरी यूनिट। क्या यूज किया साहब उसने यूनिट का? While unit first is self-occupied by Mr. Mohan for his residential purpose, यानी उसमें से एक यूनिट मकान का आधा भाग, 2 यूनिट है ना, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, तो एक यूनिट तो अपने स्वयं के रहने में मिस्टर मोहन यूज कर रहे हैं, हिज रेसिडेंशियल पर्पज, रहने योग्य, रहने के लिए। जबकि सेकंड यूनिट के साथ क्या कर रहे हैं, सेकंड यूनिट इज लेट आउट ₹6,000 पर मंथ, 6,000 रुपये महीने पे आधा मकान कहेंगे इसको। भाई 2 मकान तो एक ही था, अब उसमें एक यूनिट यानी एक मंजिल में खुद रह रहे हैं और एक मंजिल किराए पर उठा दी। मतलब मकान का आधा भाग किराए पर उठा दिया। आधा भाग 6,000 रुपये महीने पे उठाया है बच्चों। अगर मान लो पूरा भाग उठाते अगर मकान को तो 12,000 रुपये महीने पर उठ जाता। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, पर पूरा उन्होंने उठाया नहीं। चलिए फिर क्या रखा है, बट 2 month रेंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी 2 महीने का किराया वसूल नहीं कर सके। किराएदार ने 2 महीने का किराया मार लिया, कुड नॉट रिकवर्ड। एंड रूल 4 फुलफिल, ये रूल 4 क्या होता है बच्चों? रूल 4 ये होता है कि अगर मकान मालिक इनकम टैक्स विभाग से कहेगा कि भाई मुझे किराया नहीं मिला, तो आपके कह देने से नहीं मान लेगा इनकम टैक्स विभाग। आपने ये बताइए नियम 4 यूज किया कि नहीं। नियम 4 क्या होता है कि अगर किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया तो आपने उसकी FIR कराई कि नहीं, आपने उसके ऊपर मुकदमा लगाया कि नहीं, केस ठोका कि नहीं न्यायालय में जाके। यदि आपने उसकी FIR कराई है, मुकदमा लगाया है, मुकदमा चल रहा है, तो वो मान लेगा कि हाँ तुम्हारा सचमुच में किराया डूबा है। तो नियम 4 ये होता है कि आपने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करी कि नहीं करी। भाई ऐसे अगर गवर्नमेंट छोड़ देगी कि किराया नहीं मिला तो हर मकान मालिक यही कहता रहेगा गवर्नमेंट से साल भर कमाई करके कि मुझे किराया नहीं मिला। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानती किसी की बातों से बात, कहती यस अगर किसी ने किराया नहीं दिया तो मैं कमाई नहीं हुई तो आप घटा लो, उतने किराए पर टैक्स मत दो। लेकिन उसके लिए आप ये बताइए रूल 4 फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, नियम 4 की शर्तें लागू हो रही है कि नहीं आपके ऊपर। और नियम 4 की शर्त क्या कहती है कि आप उसके ऊपर मुकदमा करिए, केस करिए, और केस अगर न्यायालय में चल रहा है, पेंडिंग है, वो तो हम बात मान लेंगे आपके, लेकिन आपने केस किया कि नहीं। तो नियम रूल 4 फुलफिल, इसका मतलब 2 महीने का जो किराया नहीं मिला तो उसके एक्चुअल रेंट में से कम कर देंगे। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ₹1,30,000। अब ये पूरे मकान की रखिए बच्चों, देखना ध्यान से। अभी एक मकान अकेला था, मकान तो अकेला था, उसमें 2 यूनिट है, नीचे की मंजिल ऊपर की मंजिल। लेकिन ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है तो पूरे मकान की। भाई नगर पालिका तो बाहर से देखती है कि 2 मंजिल का मकान है और पूरे मकान को अगर किराए पर उठाया जाए तो उस मकान से आपको म्युनिसिपल वैल्यू यानी टैक्स रेंट कमाया जा सकता है। नगर पालिका के दिमाग से उस मकान को किराए पर उठाकर 1,30,000 की कमाई कर सकते हो। तो ये पूरे मकान की दे रखी है। और स्टैंडर्ड रेंट इज ₹1,25,000, ये भी पूरे मकान का दे रखा है। फेयर रेंट ₹1,40,000, ये भी पूरे मकान का दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स इज इम्पोज्ड एट द रेट 12% विच इज पेड बाय द मिस्टर मोहन। देखिए म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दे रखा है बच्चों, तो ये म्युनिसिपल वैल्यू पर निकलेगा। म्युनिसिपल टैक्स किस पे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू पर। यानी म्युनिसिपल वैल्यू एक तरह का बाप है और म्युनिसिपल टैक्स उसका बेटा है। बेटे को किसी काम के लिए अगर पैसे चाहिए तो अपने बाप से मांगेगा, नहीं कि ये स्टैंडर्ड रेंट और ये फेयर रेंट से मांगेगा या एक्चुअल रेंट। ये तो उसके और रिश्तेदार हैं, जैसे स्टैंडर्ड रेंट फूफा जी हैं, फेयर रेंट मामा जी हैं, एक्चुअल रेंट पापा जी हैं। पापा जी नहीं, पापा ही तो बेटा म्युनिसिपल वैल्यू है। ये और कोई रिश्तेदार है, ताऊ जी वगैरह। तो आप इन पर नहीं निकालोगे कभी भी परसेंटेज। नहीं, बेटे को अगर पैसे की जरूरत है, बाप बेटा है, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा बेटे किस पर निकलता है? अपने बाप पर निकलता है, यानी म्युनिसिपल वैल्यू पर।
ना कि आप स्टैंडर्ड रेंट पर निकालेंगे, ना कि फेयर रेंट पर, ना एक्चुअल पर। हाँ, वो बात दूसरी कि किसी का बाप अगर मर गया है, मान लीजिए किसी के पिताजी गुजर चुके हैं, तो फिर तो भाई जब वो है ही नहीं तो फिर मजबूरन उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे चाहिए, तो अपने स्टैंडर्ड रेंट फूफा जी से मांग ले, फेयर रेंट मामा जी से मांग ले, या किसी और रिश्तेदार से मांग ले। और मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी के पिताजी अगर जिंदा भी हैं, मौजूद हैं, वो खुद दारूबाज हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो उनको खुद पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, बेटे को क्या देंगे किसी काम के लिए, वो तो खुद तलाश करते हैं कि पैसा कहीं से मिल जाए, मम्मी के बटुआ में से मिल जाए, मामा पापा फूफा कोई भी दे दें। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्लीन स्वीप कहेगा कि म्यूनसिपल टैक्स 12% पेड ऑन स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्स 12% ऑन फेयर रेंट, म्यूनसिपल टैक्स ऑन एक्चुअल रेंट, तब तो आप उसमें निकालेंगे जिस पर इसने बोला है। अगर कुछ क्लियर क्वेश्चन नहीं है तो म्यूनसिपल टैक्स हमेशा म्यूनसिपल वैल्यूएशन पर ही निकालना चाहिए। तो 1,30,000 की जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन है उस पर आप 12% निकालेंगे। विच इज पेड बाई मिस्टर मोहन, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स घटता भी जब ये क्वेश्चन में जब मकान मालिक ने साक्षात उसको पेमेंट किया है, नहीं तो नहीं घटेगा। अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22, देखिए पहले आपको सरकार पैसा कमाने का मौका देती है, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। जो साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में निकल के गई है, उस प्रीवियस ईयर के दौरान पहले आप कमा लीजिए, इनकम कर लीजिए, और फिर जस्ट इसके 1 साल बाद तक आप टैक्स भर सकते हैं। तो 1 साल बाद उसको बोलते हैं असेसमेंट टैक्स की कैलकुलेशन करने वाली साल, वो इसके 1 दिन बाद से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक कदम आगे चलना होता है। आप सवाल की चांद पर ऊपर लिखोगे असेसमेंट ईयर 22-23 और इनकम करी होगी आपने 21-22 में। बीइंग रिपेयर, कुछ खर्चे भी करे, बीइंग रिपेयर 1450 रुपये की मकान पर मरम्मत कराई, इंश्योरेंस बेटे 6000 रुपये के पेड करे, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 63,000 63,000, यानी मकान बनवाने में आपको 63,000 रुपये का कुल इंटरेस्ट ऑन लोन पर ब्याज चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी बात है। और बोरोइंग ड्यूरिंग द ईयर जो लिया है, कर्ज जो लिया है वो 1996 में लिया है, ओके 1996। फिर क्या फाइंड द इनकम ऑफ मिस्टर मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 ऑन द असेसमेंट ईयर सेम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज रुपीज, यानी इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी व्यापारी ने सेम ईयर में, मिस्टर मोहन ने सेम ईयर में अपनी कोई दुकान वगैरह चलाई, तो बिजनेस प्रोफेशन इज रुपीज 1,80,000 ऑफ मिस्टर मोहन अर्न, कमाए हैं। तो बताइए कंप्यूट टोटल इनकम, हालांकि यहाँ इनकम बोलिए, टोटल इनकम एक ही बात होती है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मोहन असेसमेंट ईयर 2022-23। तो लीजिए इस क्वेश्चन बेटा वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरे बेटे मेरे चैनल को बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो और बनाऊँ। चलिए नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मेट बेटे बनाना पड़ता है। पहले फॉर्मेट आप देख ही पा रहे होंगे, लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, 2 यूनिट है ना मकान में, 1 मंजिल 2 मंजिल, तो दोनों मंजिल के लिए आपको अलग से बच्चों ये बनाना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिट के लिए और सेकंड यूनिट के लिए। तो पहली वाली यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज कर रहे हैं वो, और दूसरी वाली मंजिल को लेट आउट कर रहे हैं, किराए पर उठा रहे हैं। तो इस प्रकार बेटे क्वेश्चन आपका शुरू होता है। कह रखा है देखिए, सबसे पहले उन्होंने सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इनकम टैक्स में, किसी भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये हेडिंग डालनी पड़ती है बच्चों। पहले स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब देखिए पर्टिकुलर, अब 2 यूनिट हैं, एक तो यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेकंड यूनिट है आपकी लेट आउट। तो देखिए अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें और सेकंड यूनिट दोनों की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस एनुअल
वैल्यू, ये लिखते हैं मकान पर क्या कमाई हुई। तो बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो नील आएगी। चलिए पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड को ही समझा देते हैं। लेस, क्योंकि जिस मकान में स्वयं रहते हैं उस पर इनकम तो कुछ होती नहीं है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई मिस्टर मोहन, ये बाई ओनर, मकान के मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया। लेकिन जिस पोर्शन में आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं उस पर इनकम भी नहीं होती कोई, तो आप टैक्स भी नहीं घटा सकते, तो ये आपकी आ जाती है कुल मिलाकर एनुअल वैल्यू। इसको हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों, एनुअल वैल्यू, वार्षिक इनकम। कुल मिला के आपकी टोटल इनकम क्या हो गई, एनुअल इनकम हो गई है। फिर इसमें बेटे अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ ला के घटाते हैं। तो लेस, मान लीजिए आपका बात हो रही थी ना वसूल हुआ किराया, तो उसको कह सकते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, ना वसूल हुआ किराया। तो हालांकि इस पे तो नहीं है, इस पोर्शन पे तो नहीं है कुछ भी सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। एक होता है बच्चों एरियर रेंट, कभी मान लो आपको किराया मिला नहीं हो, कोई भी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ होते हैं, कुल मिला के ये कह रहा हूँ। फिलहाल इस सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे तो वो भी नहीं है, तो फिर दोबारा नील घटा दिया। तो घट के ये अगली बार जो नील आएगा, इसको है तो ये भी एनुअल वैल्यू पर एक वर्ड लगा देते हैं उसके आगे, एडजस्टेड, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, वार्षिक इनकम हो गई आपकी। जो भी एडजस्टमेंट होने के बाद है वो आपकी वैल्यू हो गई। तो बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड पर तो ये इनकम भी नहीं होगी। फिर लेस डिडक्शंस की बात करते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B, दो डिडक्शंस होती हैं बच्चों। तो 24AB की डिडक्शंस जब देखेंगे तो A में सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, AAB, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ कोई इनकम ही नहीं, तो इसलिए ये अभी भी नील रहेगा बेटे। लेकिन हाँ, उस मकान पर फिर फॉर्मेट के अनुसार आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान से समझिए बात को, जिस मकान को हम स्वयं रहते हैं, जिन मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, उस पर इनकम कोई नहीं होती, लेकिन हाँ उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जाती है। बच्चों जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो मकान बनने मालिक ने टोटल हमने 63,000 रुपये ब्याज पेड करी है, टोटल इंटरेस्ट इतनी पेड करी है हमने। तो लीजिए टोटल जो इंटरेस्ट आपने पेड करी है वो है 63,000, लेकिन तो पूरे मकान पर है, तो आधे मकान की बनाएंगे 50%। तो 63 का आधा क्या हो सकता है बच्चों, लगभग हो जाएगा आपका 31,500। पर ध्यान से सुनना बात को कि ये जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान पर कभी भी डिडक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलती। मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी, 30,000। भाई उसने 63,000 तो पूरे मकान पे दिया है ना, या यूनिट दो हैं, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट पूरे के लिए जो 63, तो हम आधा माना बना लेंगे। एक यूनिट, एक समान यूनिट थी बराबर बराबर, तो आधा तो इस पे लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे और आधा लेंगे इस वाले पर, लेट आउट पर। तो लेट आउट की तो हमने कोई बात करी नहीं, अभी तो सब कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड की। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नियम क्या है कि इंटरेस्ट उन्होंने जितनी भी उस हिस्से की है वो कभी भी किसी भी केस में 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर मैक्सिमम डिडक्शन 30 ही मिलती है। हाँ अगर ये कम आता 30 से नीचे, जैसे होता है 21,500, 21,500, तो पूरा घट जाता है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक भी कितना हो घट जाएगा, लेकिन 30 से ज़्यादा होने पर फिर मैक्सिमम डिडक्शन केवल 30,000 देते हैं। हाँ अगर ये कर्जा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए जिसमें स्वयं रहते हो उस मकान के लिए लिया है और कर्जा 31 मार्च 1999 के बाद में लिया होता बच्चों, तो डिडक्शन फिर मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख रुपए तक हो जाती है। लेकिन फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन में एक जगह इशारा दिया था, जब कर्ज लिया है वो ड्यूरिंग द 1996 में लिया है, 96 में लिया है, तो 99 से तो पहले ले लिया तो 30 की मिलेगी। तो रूल्स क्या कहता है, मैंने नियम लिखाए हैं, वीडियो देख लीजिए पहले जाकर। तो रूल्स में बच्चों 30,000 रुपये तक कटौती,
तो 30,000 रुपये का इस पर अब इनकम तो ऊपर कोई हुई नहीं है और आपको लेस डिडक्शंस में घटानी है, तो ये माइनस की डेट है, तो इस पर एक तरह का बच्चों लॉस आ जाता है। तो आप दूर से पता है क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, या फिर बोल देंगे इनकम, अगर वर्ड लिखोगे ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड डाला मान लीजिए आपने, तो आज होगा क्या इसमें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम पे लॉस हुआ है, तो लॉस को हमेशा कोष्टक में रखते हैं, तो ये लॉस की अमाउंट है इसलिए इसको माइनस की अमाउंट मान के हमने लॉस को माइनस में रख दिया। तो लीजिए ये वाला पोर्शन तो बच्चों सॉल्व हो गया, लेकिन जब आप ध्यान से सुनिएगा अब आपको वो वाला पोर्शन सॉल्व करना है लेट आउट, तो इसमें काफ़ी ध्यान लगाना है। लेट आउट को ध्यान से समझिए, मैं पहले उसका वर्किंग नोट समझाना चाहूँगा आपको। लेट आउट पे कुछ बातें समझनी है। देखिए अगर आपने पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आप निकालेंगे ना, तो मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट पोर्शन, किराए वाले हिस्से के लिए। लेट आउट पोर्शन माने लेट आउट हिस्से के लिए। तो जब ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें देखो क्या दिक्कतें आने वाली है, ध्यान से सुनना, ये है पॉइंट समझने लायक। तो आपने क्या था, मकान तो उठाया है आधा, और ये जो डेटा दे रखे हैं जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन या और कोई भी किराए वो दे रखे पूरे मकान के। तो चलिए अगर मैं आपसे कहूँ म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है वो बेटे पूरे मकान की है, तो पूरे मकान की कितनी दे रखी है, 1,30,000। उसके बाद आपका फेयर रेंट जो दे रखा है बच्चों वो भी पूरे मकान का दे रखा है फेयर रेंट, तो फेयर रेंट आपका कितना है बच्चों, वो दे रखा है आपका फेयर रेंट 1,40,000। और आपके पास स्टैंडर्ड रेंट जो दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका, वो भी पूरे साल का है बेटा, स्टैंडर्ड रेंट है 1,25,000। तो आपको एक्चुअल रेंट भी अब पूरे मकान का बनाना है, ये समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तो पूरे मकान का बनाएंगे तो देखो क्या होगा, एक्चुअल रेंट, ध्यान से सुनते रहना आप लोग बातों को, कि बेटे एक्चुअल रेंट इसको कमाई होती थी 6,000 रुपये पर मंथ, लेकिन आधे हिस्से की होती थी। तो पूरे अगर हिस्से पे करें तो दुगनी हो जाएगी बेटे, आधे हिस्से की 6,000 तो दुगनी की कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये महीने। तो 12,000 रुपये महीने से 12 महीने का आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,44,000। तो अभी हमने पूरा मकान बना लिया। तो देखो सबसे पहले जीएबी की तुलना करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले तीनों किराए में जो सबसे बड़ा हो उसको लेते हैं। तो तीनों किराए जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे मकान का पूरे साल का, फेयर रेंट पूरे मकान का पूरे साल का, एक्चुअल रेंट पूरे मकान का पूरे साल का। देखो 2 महीने ये खाली रहा है या 2 महीने का किराया वसूलनी है, वो बातें होंगी बाद में, लेकिन जब आप तुलना करते हो ना उस वक्त आपको पूरे 1 साल का बना के लेके चलना ही पड़ेगा। राई गैर राजी क्यों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया है कि भैया ये सारे किराए 1-1 साल के, तो आपको ये किराया भी 1 साल का लेना ही पड़ेगा। तो जरा मुझे देखकर बताओ, इन तीनों किराए जो दे रखे हैं बेटे, इन तीनों किराए में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है ये वाला, अर्थात इसमें से सबसे बड़ा ले लीजिए, तो इसको लेंगे एक्चुअल रेंट। जीएबी के लिए नियम क्या है कि जो तीनों किराए में सबसे बड़ा है वो ले लीजिए, तो एक्चुअल रेंट 1,44 उठा लिया हमने। फिर उसके बाजू में रख लीजिए बच्चों स्टैंडर्ड रेंट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे में आता है, स्टैंडर्ड रेंट 1,25। अब जैसे इन दोनों को जब लिखते हैं तो इन दोनों में अब सबसे कम कौन है, तो इन दोनों में तो कम बेटा आपका 1,25 है, तो आपको 1,25 ले लेना चाहिए कायदे में, जीएवी 1,25 ले लेना चाहिए। लेकिन अब एक दिक्कत है कि जो बड़ा वाला किराया आप नहीं ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं, यस वो एक्चुअल रेंट है तो फिर इसको नहीं छोड़ते, या फिर जिस किराए को आप ले जीएबी मान रहे हो 1,25 को, कहीं उससे ज़्यादा तो एक्चुअल रेंट नहीं, तो आपको उस केस में फिर एक्चुअल रेंट ही लेना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर जो है आपका एक्चुअल रेंट बड़ा है जिसको आप छोड़ रहे हो। हाँ अगर ये मान लीजिए एक्चुअल रेंट की जगह स्टैंडर्ड रेंट होता तो छोड़ सकते थे, फेयर रेंट होता तो छोड़ सकते थे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन होता तो छोड़ देते, लेकिन ये एक्चुअल रेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सरकार तो लेना चाहती है नियम लगा के दोनों में जो कम है 1.25 लाख पे, और किराएदार ने हकीकत में कमाई करी 1,44, तो सरकार क्यों मूर्ख बने, खुद ही नियम बना के खुद फंसेगी। तो सरकार ने कह रखा है कि भैया अभी तुमने अनजाने में ही काम किया है ये, यदि आपने गलती से एक्चुअल रेंट ज़्यादा कमा लिया है तो आप इस साल तो टैक्स अभी इतने पे ही दीजिए। भाई किराएदार से, मकान मालिक से पूछते क्या कि हिम्मत कैसे पड़ गई, जब हमने एक्चुअल रेंट को यहाँ कंट्रोल कर रखा है कि इससे ज़्यादा कोई लेगा नहीं, तो आपने क्यों ले लिया। तो वो कहता है सरकार से, बाबूजी हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि शहर में ऐसा कोई नियम चल रहा है, हम तो गांव में घर बेच कर आए हैं अभी। तो
तो हमने अभी घर बनाया और उठा दिया किराए पर, कमाल कर ली नहीं। फिर किराएदार से कहते हैं कि भाई तुझे तो पता होना चाहिए कि हमने रेंट को कंट्रोल कर रखा है, किराएदारों तुम्हारे फेवर में। वो भी बहाना बना देता है कि नहीं बाबूजी हमें नहीं पता थी, ऐसा कोई नियम है, मैं तो तमिल से अभी ट्रांसफ़र हुआ, तमिलनाडु से दिल्ली में, इस बड़ी सिटी में, तो मैंने मकान ले लिया जल्दीबाजी में। तो सरकार कहते हैं अच्छा अनजाने में हुआ है तुम दोनों से, ना मालिक को पता है ना किराएदार को पता है, गलती से तुमने ज़्यादा पैसे कमा लिए स्टैंडर्ड रेंट से भी ज़्यादा। तो अभी तो एक काम करो, अभी उस पर ही टैक्स दीजिए जो ज़्यादा वाला किराया उसको छोड़ रहे हो। तो इस केस में इसको छोड़ते नहीं। GAB आप क्या मानोगे बेटा, GAB आपको मजबूरन 1,44,000 लेनी पड़ेगी। लेकिन अब वो बात दूसरी कि इसमें 2 महीने का किराया, अच्छा अब 1,44 की बात आ गई, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है कि 1,44 में भी आपको अब आपको एक बात समझनी है कि ये पूरे मकान की पूरी वैल्यू 1,44 आ गई, और मकान तो आपने आधा उठाया, तो अब इसको आधा बना लो। तो 1,44 का आधा क्या हो सकता है बेटा, तो शायद 72,000 आपका हो गया। तो सवाल की शुरुआत करेंगे 72,000 से। तो ये वर्किंग नोट बना के मैंने इसलिए समझा दिया कि जिससे आपकी बात समझ में आए। हाँ 2 महीने किराया नहीं मिला मान लो आधे मकान पर, तो वो समय आएगा तब बताऊँगा। एक वर्किंग नोट और समझ लो, जैसे म्युनिसिपल टैक्स भरोगे, म्युनिसिपल टैक्स आप जब पेड करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो उस वक्त 1,30,000 है, इसका बेटा शायद 12% देने की बात करिए। तो 1,30,000 का जब 12% आप निकालेंगे तो रकम जो भी आएगी बेटे, 1,30,000 का 12% निकाला तो आ रहा है 15,600, लेकिन उसका भी 50% लेंगे तो हो जाएगा 7,800। ये मोटा मोटा आपको मैंने वर्किंग नोट पर समझा दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो अभी हमारी आपकी बात हुई थी कि लेट आउट वाले आधे पोर्शन पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है 72,000। कैसे आई है कि 1,44,000 जो है वो पूरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, और 1/2 इसलिए कर देंगे कि आधा मकान आपने केवल किराए पर उठाया है, तो 72,000 रुपये की आपकी कमाई हो सकती है। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो बेटा म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे मकान की कितनी दे रखी है, 1,30,000। इस पर टैक्स कितना भरते हैं हम, म्युनिसिपल टैक्स 12%, तो 12% निकाला था हमने, तो वो आया था 15,600 रुपये। लेकिन तो पूरे मकान का है, अभी हम आधा मकान सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका भी आप आधा कर लोगे, तो आधा आ जाएगा बेटा 7,800 रुपये। तो आप लोग 7,800 इसमें से घटाएंगे 72,000 में से, तो 200 रुपये तो ये आए, ये 11 में से गए तो 4, 64,200। अब देखिए जो भी मकान में दिक्कत होती है, यहाँ एनुअल वैल्यू तक तो सिंपल चलता है क्वेश्चन। अनरिलाइज रेंट, ना वसूल हुआ किराया, 6,000 रुपये महीने से वो लेट आउट वाला पोर्शन आपने किराए पर उठाया था, और एक जगह वर्ड आया है कि 2 महीने का किराया में वसूल नहीं हो पाया, तो 6,000 रुपये से 2 मंथ का बेटा आप लोग निकालेंगे, तो 2 मंथ के 12,000 रुपये की आपको कमाई नहीं हो पाई, 12,000 रुपये आपको नहीं मिल पाए। हालांकि ये है नहीं बेटे अनरिलाइज रेंट, तो घटाएंगे तो 200 रुपये तो ये आए, और 2 ये आए, और ये आ गया 52, तो 52,200। ये एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आ गया। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। तो लेट आउट वाले की तो बात ही मत करो, इस पोर्शन की बात करेंगे। तो 52,200 का आप 30% निकालिए, 30% क्या हो सकता है, तो ये डिडक्शंस होती है बेटे मकान की लिपाई पुताई रंगाई के लिए होती है। जो खर्चे बताए थे ना इसमें, रिपेयर इंश्योरेंस वगैरह, वो कोई खर्चा नहीं मिलता बेटा उसकी डिडक्शन, केवल डिडक्शन मिलती है सभी खर्चों के लिए। लमसम गवर्नमेंट 30% देती है, चाहे आपने खर्चा ज़्यादा किया हो कम किया हो, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। जो भी आपकी एनुअल वैल्यू यानी एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आ रही है, उसकी मोटी मोटी गवर्नमेंट 30% देगी, चाहे आपने खर्चा ज़्यादा किया है कम किया है बिल्कुल नहीं किया, इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। तो बच्चों ये रकम आ गई 15,660 रुपये। ये डिडक्शन घटेगी एक तो, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ किराए वाला हिस्सा जो होता है उसकी डिडक्शंस बेटा इंटरेस्ट लोन की तो कितनी भी बड़ी हो, हालांकि 63,000 रुपये इंटरेस्ट लोन पूरे मकान की है, तो आधी हो जाएगी बेटे इसकी कितनी, 31,500। इस पे पूरी रकम घट जाएगी। ये रकम कितनी भी बड़ी होती तब भी मिल जाती। तो आप 52,200 रुपये में से दोनों डिडक्शन घटाएंगे, तो 52,200 में से माइनस करेंगे एक तो 15,660 रुपये, और माइनस कर देंगे डिडक्शंस बेटा 31,500 रुपये। तो डिडक्शंस घटाने के बाद आपका आ गया 5,040 रुपये। अब देखिए ये तो प्रॉफिट आया है और ये लॉस है, तो फाइनली आप जो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको फाइनली आप लिख सकते हो
कि इनकम तो होगा नहीं, लॉस ही होगा, तो आप लिखेंगे लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। लॉस बड़ा है ना बेटा, इसलिए लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, जो बड़ा होता है वो बचता है। जब 30,000 रुपये लॉस है और ये प्रॉफिट छोटा पड़ गया, तो आप 30,000 रुपये के लॉस में से आप 5,040 रुपये का प्रॉफिट घटा दें, तो फिर भी आपको जो बचेगा वो आपका लॉस ही बचेगा बेटा। तो 30,000 के लॉस में से माइनस कर दें आप 5,040 का प्रॉफिट, तो ये उसको बंदे को 24,960 रुपये का लॉस हो गया। आप लॉस को चाहो तो ऐसे कोष्टक में लिख दो। अच्छा, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती वैसे तो, पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि उन्होंने एक बिजनेस प्रोफेशन नाम की इनकम और कमाई है, तो बेटे वो इसके साथ हम ऐड कर लेंगे, तो उसको जोड़ेंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन जितने भी चैप्टर की इनकम होती है वो साथ में लास्ट में जोड़ी जाती है बेटे, प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हुई थी उनको 1,80,000, तो बिजनेस प्रोफेशन पर तो इनको इनकम हुई है और ये लॉस हुआ, तो फाइनली दोनों को आप जोड़ोगे तो जो बड़ा होगा वो बचेगा। तो 1,80,000 में से लॉस कम कर दीजिए, तो 1,80,000 के प्रॉफिट में से बिजनेस प्रोफेशन दुकानदारी करके दुकान वगैरह चला के और लॉस 24,960 अगर हम घटा दें तो ये बचता है बच्चों आपका 1,55,040, 1,55,040 रुपीज़, ये आपका आ गया। तो इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, अब टोटल इनकम बोलेंगे, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम टोटल इनकम। तो टोटल इनकम उनकी जो हो गई फाइनली वो इतने रुपए हो गई, जिस पर इनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में टोटल इनकम भी पूछे, कोई भी चैप्टर की इनकम हो उसको हम जोड़ लेते हैं। तो बच्चों एक काम करें, वीडियो को आप पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है ये नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए और बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।